नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। जहां तक एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से दम भर रहे हैं तो अपना खोया हुआ रुतबा हासिल करने में लगे हुए हैं, तो वहीं अब इस यात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होने वाली हैं। खबर है कि प्रियंका गांधी ने 19 से 22 सितंबर तक के बीच केरल में भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने का फैसला किया है। यहां वो बीजेपी को घेरने का काम करेंगी। एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपनी खोई हुई साख बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अभी से अपने प्रभारियों का ऐलान कर दिया है, जबकि अभी लोकसभा चुनाव होने में 2 साल बाकी हैं। दरअसल बीजेपी आलाकमान राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही चुनावी बोर्ड में है, जिसे लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 14 राज्यों के प्रभारियों की नई लिस्ट जारी की है। लिस्ट के मुताबिक विप्लव देव को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है, तो ओम माथुर छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि नितिन नवीन को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना के प्रभारी तरुण चुग बने हैं और राजस्थान में अरुण सिंह प्रभारी बने रहेंगे। इनके अलावा अन्य राज्यों में भी बीजेपी की ओर से नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। दरअसल मौजूदा समय में बीजेपी के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए कोई भी दल ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है, जिसके कारण कांग्रेस ने जहां भारत जोड़ो यात्रा का सहारा लिया, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार खुद मैदान में उतरे हुए हैं। खैर अभी तो ये 2024 का ट्रेलर है, लेकिन आने वाले दिनों में और कौन कौन सी पार्टियां सक्रिय होती हैं, ये देखने वाली बात होगी। Jodo Yatra is about 3,570 kilometers. So in the first 3 days we would have done about maybe 57, 58 kilometers. So we have a long, another 3,000 kilometers we have to complete. We will start the Padyatra in Kerala tomorrow morning, and we will be in Kerala till the 29th of September. So it's a very extensive program in Kerala. It's generated huge excitement and it has created new energy and new enthusiasm in the Congress party at the block level, at the district level, at the state level. The Tamil Nadu Padyatra was hugely successful. The BJP is very rattled by it and is trying to spread all sorts of stories on the social media, because they see the reaction that people are giving to the Bharat Jodo Yatra. So I am confident that the Bharat Jodo Yatra will be super successful in Kerala. If it was successful in Andhra, in Tamil Nadu, it will be super successful. तो 2024 का जो मिशन है उसको सफल बनाने के लिए सभी पार्टियां जो है वो अब चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। 2 साल अभी बाकी हैं लोकसभा चुनाव को, लेकिन उससे पहले ही मिशन 2024 की तैयारियां जो है वो अभी से शुरू हो गई है। कांग्रेस की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने प्रभारी जिस तरीके से नियुक्त किए हैं उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी किसी भी तरीके से कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलोक वत्स जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ भरत सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, और आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले भरत जी आप ही के पास आना चाहूंगी। कांग्रेस जो है वो इस समय ज्यादा सक्रिय दिख रही है चुनावी मैदान में, भारत जोड़ने की कोशिश लगातार कांग्रेस की जारी है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। मुस्कान जी देखिए, ऐसा है कि राहुल जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो का आयोजन हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है, हेलो, देखिए उसका विजन और मिशन एक ही है कि देश की जनता के सामने ये हमें बताना है कि आज जो देश की स्थिति और परिस्थिति भाजपा द्वारा निर्मित सरकार जो चलाई जा रही है और देश की स्थिति जो इस समय बनी हुई है आपसी। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है भरत सिंह जी, मैं फौरन लौटूंगा एक बार फिर से आपके पास और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से आपसे करेंगे। वत्स साहब आपको आवाज मिल पा रही है? आ रही आवाज? जी ठीक है जी भरत जी आपकी आवाज अब आ रही है, आप अपनी बात रखें।
नहीं, मैं ये कह रहा था मुस्कान जी कि राहुल जी के नेतृत्व में जो इस समय हमारी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। देखिए, कोई भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत एक राजनीतिक तौर पे जो है दिखाने के लिए वो नहीं की गई है। हम ये चाहते हैं कि देश, जो हमारा देश है, वो देश जो है एक परस्पर हर धर्म जात को लेके चलने वाला देश है, हर जाति वर्ग को मानने वाला देश है। और इस देश में जो स्थिति और परिस्थिति इस समय भाजपा द्वारा बना दी गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, पार्टियों को पार्टियों से लड़ाया जा रहा है, और देश के सारे उन ऐसे लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है कि जो देश में एक द्वेष भावना पैदा हो रही है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये देश के लिए घातक है। इसी को बताने के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज देश में जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है, और इसको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि हम पिछले 2-3 सालों से लगातार सड़क पे इस विषय को लेके जो है प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, लेकिन मीडिया इसको जो दिखाती नहीं है। तो एक हमने माध्यम जो है वो राजस्थान में जो हमारा नवचिंतन शिविर हुआ, उसमें से एक ये निष्कर्ष निकला कि हमें जो है जनता के बीच में जाके करने से लेके कश्मीर तक जनता के बीच में जब हम 3,500 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे और जनता के विषयों को रखेंगे, और जो इस समय देश में द्वेष, महंगाई अपने चरम पे है, बेरोजगारी अपने चरम पे है, और भाजपा इस पे मस्त है कि देश की जनता किस तरह से भूखी रहती है, किस तरह से खाने को उनको नहीं मिलता है। देश की जनता के ऊपर एक से एक जो बोझा भाजपा डालना चाह रही है, डाल दी है, डालना नहीं चाह रही है, डाल दी है। उससे बचने के लिए इस देश के सभी जनता को भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एकजुट होके एक प्लेटफॉर्म पे आके और इसका मुकाबला करना पड़ेगा। और यही वजह है कि राहुल जी ने एक संकल्प लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक संकल्प लिया कि हमें देश की जनता को फिर से एक बार जोड़ के और उनके साथ में कदम से कदम मिलाते हुए हमें देश की जनता के विषयों को देश की जनता के सामने रखना है। और यही वजह है कि भाजपा इससे घबराई हुई है, और शायद इसी का नतीजा था कि कल उन्होंने अपने सारे देश के हर राज्यों में प्रभारियों का जो है वो घोषणा की है। और ये दिखाता है कि एक कांग्रेस पार्टी की जो एक उनके अंदर दहशत है, उस दहशत को ये झलक साफ दिखती है कल के जो इन्होंने अपने जो प्रभारियों का घोषणा किया है। ठीक है, एक बार फिर से लौटूंगी मैं आपके पास। आलोक वत्स जी, जिस तरीके से बीजेपी तो खैर हमेशा कहती है कि हम तो 24 घंटे और 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं, ये बीजेपी का कहना। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया आलोक वत्स जी से। उपाध्याय साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी इसी सवाल के साथ। बीजेपी कहती है कि हम 24 घंटे और 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं, लेकिन 2024 में अभी 2 साल लगभग बाकी है, और 2 साल पहले ही कांग्रेस की ओर से जो तैयारी शुरू की गई है भारत जोड़ो के जरिए, हालांकि कह रहे हैं कि राजनीतिक नहीं है, ये पूरे तरीके से सिर्फ भारत को जोड़ने की कोशिश है, लेकिन इसका सीधा असर तो 2024 के चुनावों पर पड़ता दिखेगा। देखिए, डेफिनेटली मुस्कान बहुत अच्छी शुरुआत है। अभी तक आप कहेंगे कि जब चुनाव की घोषणा हो जाती थी, उसके बाद बीजेपी जब तक अपना एक राउंड पूरा कर लेती थी प्रचार का, तब विपक्षी दल बाहर निकल कर अपनी शुरुआत करते थे। तो बीजेपी शुरू में एक बढ़त हासिल कर लेती थी प्रचार। अब 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन होने हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष 2 साल पहले ही बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा, मैं समझता हूँ ये एक अच्छे उद्देश्य के लिए है, और यात्राओं का इतिहास अगर हम देखेंगे, उनके परिणाम बिल्कुल फेवरेबल रहे हैं। अब कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये भी कहीं ना कहीं अपना एक वजूद और अपनी एक पहचान जो धूमिल होती चली जा रही है, उसको कहीं चमकाने की कोशिश है। लेकिन अगर ये हिंदू मुस्लिम पर आ गई, जैसे कि अभी हमारे भरत जी कह रहे थे, हिंदू मुस्लिम को लाया जा रहा है, मेरे ख्याल से इतिहास उठा के देखें तो मुस्लिम
के धर्म के आधार पर ही इस देश का बंटवारा हुआ है, उसे नकारा नहीं जा सकता। और हिंदू मुस्लिम लड़ाई की जो बात कर रहे थे, क्या भारत जोड़ो यात्रा से कश्मीरी पंडित कश्मीर में बस जाएंगे? क्या कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में हत्याएं नहीं होंगी? भारत जोड़ो यात्रा से कश्मीर में कश्मीरी पंडित या जो हिंदू हैं उनकी हत्याएं नहीं होंगी? क्या ये यात्रा सुनिश्चित करेगी? मैं समझता हूं नहीं। तो हिंदू मुस्लिम से इतर रहकर, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएं, जमीन से जुड़ी समस्याएं, उन समस्याओं पर अगर कांग्रेस फोकस कर अपनी यात्रा में जनता से जुड़ने की कोशिश करेगी तो सापेक्ष परिणाम आएंगे। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम के उसमें फंसी तो मैं समझता हूं कि अच्छे परिणाम भारत जोड़ो यात्रा के, क्यों यथार्थ को नकारा नहीं जा सकता। जो यथार्थ है मुस्कान, इतिहास में आके देख लीजिए और इस देश का बंटवारा भी देख लीजिए, वो लोगों ने देखा है, उस त्रासदी को झेला है। ठीक है। कश्मीरी पंडित अपने ही देश में आज विस्थापित जीवन जी रहे हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। अगर आप दिखाने की पिक्चर कोशिश करेंगे तो एक बहुत बड़ा वर्ग उससे आहत भी होगा। तो मैं समझता हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी समस्याएं, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो बेरोजगारी है, ये सब समस्याएं, पानी है, बिजली है, सड़क है, तो मूलभूत आवश्यकता है, उन पर कांग्रेस को। ठीक है उपाध्याय साहब, ये एक सलाह कांग्रेस के लिए है। भरत सिंह जी, आपके पास मैं आपसे इस सवाल का जवाब जरूर लूंगी जो सलाह आपको एक दी है उपाध्याय साहब ने, लेकिन उससे पहले वत्स साहब आपके पास आना चाहूंगी। हर समय चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी को भरत सिंह जी ने यह साफ कहा है कि वो बौखला गई है अब कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से धीरे धीरे अब सफल होती जा रही है, शुरुआत काफी अच्छी हुई है, इसको लेकर अब बीजेपी जो है वो बौखला गई है और इसीलिए अपने प्रभारी अभी से उतार दिए अपने जिलों में। आलोक वत्स जी। चलिए, संपर्क उनसे एक बार फिर से टूट चुका है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। वरा जी, आपके पास में आऊंगी। उपाध्याय साहब एक नसीहत के तौर पर, एक सलाह के तौर पर कह रहे हैं कि अगर आप हिंदू मुस्लिम से हटकर अगर जो आम मुद्दे हैं, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इसको लेकर अगर चलेंगे तो शायद भारत जोड़ो यात्रा काफी सफल होगी और 2024 के चुनावों में काफी अच्छा असर देखने को मिल सकता है। ये कहना है उपाध्याय साहब का। मुझसे सवाल है जी मुस्कान जी, मुझसे? जी जी भरत जी। देखिए उपाध्याय जी की बातों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और उन्होंने कहा तो सुझाव को भी समझता हूँ मैं, लेकिन उपाध्याय जी मेरा भी एक छोटा सा सवाल था। क्या इस देश में जो इस समय चल रहा है, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, चाचा भतीजे की भी बात करूंगा, मैं भाई भाई की भी बात करूंगा, मैं पार्टियों की भी बात करूंगा, क्या उन्हें आपस में लड़ाया नहीं जा रहा? याद करिए 1947 के पहले अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेजों ने तो पूरे देश में यही किया था ना, कि आपस में लड़वाया था, भाई भाइयों से लड़वाया था, चाचा भतीजे से लड़वाया था। डिवाइड एंड रूल का जो है उन्होंने एक जो है बीज बोया था और उसी बीज को बो के 100 साल तक उन्होंने राज किया हमारे देश पे, और वही तो भाजपा कर रही है। आज चाचा भतीजे को ले लीजिए, चाहे शिवपाल जी को ले लीजिए, चाहे वो अखिलेश जी को ले लीजिए, यहाँ तो उद्धव ठाकरे के घर में आप चाहे किसी को भी ले लीजिए, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात जरूरी है। जो इस समय चरम सीमा पे इस समय जो है द्वेष भावना इस देश में फैली हुई है, वो किसकी देन है? क्या वो कांग्रेस की देन है? तो ये जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो आपने जिस बात पे आपने जिक्र किया वो महंगाई की जरूरी है, वो बेरोजगारी की जरूरी है, ये तो हमारा मुद्दा है ही है। हमारा मुद्दा ये भी है ना उपाध्याय जी कि देश में जो इस समय अपने चरम सीमा पे द्वेष भावना फैल चुकी है, एक दूसरे को लड़ाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस षड्यंत्र को रोकने के लिए जरूरी है कि भाजपा के दुष्प्रभाव को जिस तरह से वो फैला रहे हैं उसको देश की जनता के सामने लाना जरूरी है। जो अंग्रेज करके गए थे वही काम तो उपाध्याय जी ये भी कर रहे हैं ना, उसको तो अलग तो नहीं कर रहे हैं। अब आप ये कहें कि मुगलों का युद्ध भी बीजेपी ने कराया,
अब ये कहें कि भी सारी मार काट जो हुई थी जब भारत आजाद हुआ तो वो भी बीजेपी ने कराया, उससे आपके ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण का ठप्पा लगता है। और बीजेपी ये प्रूव करना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। वो समाज में इस तरह का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, और आप अगर उससे निकलेंगे तभी मैं समझता हूं कांग्रेस ग्रोथ होगी। और अगर आप हिंदू मुस्लिम में फंसे रहेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कांग्रेस का भला होगा। उपाध्याय जी, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक जो है जाति धर्म को विशेष तो लेके नहीं चलती है। सभी जाति धर्म को मानने वाली पार्टी है। हिंदू को भी मानती है, मुसलमान को भी मानती है, क्रिश्चियन को भी मानती है, सिख को भी मानती है। तो सभी लोगों को लेके ही देश जुड़ा था ना। सभी देश के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी ने जो है इस देश को आजाद कराने में अपनी अपनी भूमिका अदा की थी। तो आप अगर कहें कि नहीं इनको छोड़ दीजिए, तुष्टीकरण की जो है राजनीति आपके ऊपर लग रही है, और कोई ये कह दे कि सिख को छोड़ दीजिए, सिख की वजह से लग रही है, तो ये मुझे नहीं। ठीक है। तो आजादी के बाद उन्होंने आबादी के अनुपात में अपना हिस्सा भी मांग लिया था, और ये भी यथार्थ है कि आजादी के बाद बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। उसे नकारा नहीं जा सकता है भरत जी। आप भले ही नकार दें, देश की जनता नहीं नकारेगी। जो जनता ने देखा है वो लाशों के अवतार देखे हैं। इसकी जनता ठीक है, चलिए ठीक है। भरत जी, उपाध्याय साहब एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। वत्स साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। वत्स साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मिल रही है जी, चलिए, वत्स साहब भी जुड़ गए हैं। जिस तरीके से 24 घंटे और 365 दिन बीजेपी रहती है चुनावी मोड में, उसको लेकर भरत जी का कहना है साफ तौर पर, कांग्रेस का ये साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है बीजेपी, इसीलिए 2 साल पहले ही अपने प्रभारी उतार दिए सभी राज्यों में। एक मिनट, मुस्कान जी, बंद है बीजेपी में स्काइप का बंद है। रिशफलिंग जिसको बोलते हैं वो कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री भी बदले जाते हैं, कोई तूफान नहीं आता, कोई मरमरी नहीं होती, कोई उठापटक नहीं होती है। तो ये पार्टी का हाईकमान तय करता है कि किसको किस काम में लगाना है। और जब हम राजनीति करते हैं तो हमें राजनीति में दिन रात हम एक होकर लगे रहते हैं। हमारे पास निष्ठावान कार्यकर्ताओं की फौज है, ईमानदार कार्यकर्ताओं की फौज है, जो 365 दिन लगातार जनता के साथ अपना जुड़ाव कायम रखती है। यही कारण है कि हम 2 से आप कहां से कहां पहुंच गए। और ये कांग्रेस और आप इस का जो ये रैली और ऑल इंडिया भ्रमण हो रहा है, तो इस पे मुझे एक मसला याद आता है। मिलकर मजलिस में सारे जुगनुओं ने ये फैसला किया कि सूरज को हटाना है। ये नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी को विस्थापित जिस तरीके से है, उनको हिलाना इनमें से किसी के बस की बात नहीं है। हम जनता के विश्वास को जीतते जा रहे हैं, हम उनके कसौटी पर खरा उतरते जा रहे हैं, हम लगातार उनके उत्थान का काम कर रहे हैं। आज विश्व में हम 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हो गए। हम जर्मनी से थोड़े ही आंकड़ों से पीछे हैं। और रही बात कांग्रेस की, 2004 से 2014 तक इन्फ्लेशन का रेट 9.5 से ऊपर था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के राज में ये 6.5 पौने से ऊपर अभी तक नहीं गया है। और आईएमएफ की रिपोर्ट है कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये क्या बात करेंगे हिंदू मुस्लिम? हम तुष्टीकरण की राजनीति नाम करते थे, नाम करते हैं, नाम करेंगे। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू किया, उसमें हमने हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं किया, उसमें हमने क्रिश्चियन और सरदार का भेदभाव नहीं किया। जो भी उसके लिए उपयुक्त था, उसको वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई। यही कारण है कि ये चुनाव में कहीं पर हमसे लड़ने जाते हैं तो ये 0/0 पे आउट हो जाते हैं, और हम वहां पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हैं। असली कसौटी जनता का है, जनता की कसौटी है, इस पे भारतीय जनता पार्टी खरा उतरती है।
और आने वाले वर्षों वर्षों तक खरा उतरती रहेगी और राज्य करती रहेगी। ठीक है, बरसों बरसों तक खरा उतरने की बात कर रही है जनता के विश्वास पर बीजेपी उपाध्याय साहब, और कह रही है कि हम बरसों बरसों तक रहेंगे सरकार में। अब देखिए कांग्रेस जिस तरीके से सक्रिय हो गई है, ये तो पता नहीं कि जनता का विश्वास जीता या नहीं बीजेपी ने, ये तो बात की बात है, लेकिन विकल्प के तौर पर कांग्रेस आ गई है मैदान में। मुस्कान, शायद आलोक जी भूल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 60 महीने महंगाई घट जाएगी, जिंदगी सुधर जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, पेट्रोल 30 रुपए लीटर और डीजल 20 रुपए लीटर में बिकवा देंगे, और इतना काला धन बाहर से ले आएंगे कि 15-15 लाख बंटवा देंगे। 60 महीने सिर्फ 60 महीने, और जनता ने दूसरा कार्यकाल भी दिया है, और उसके बाद तीसरा कार्यकाल 224 अभी कवायद जारी है। कि हम टीवी चैनल पर बैठकर ये नहीं कह सकते हैं कि जनता, देखिए जनता की जो अदालत है वो सर्वोच्च अदालत है, हम ये तय नहीं कर सकते कि 2024 में जनता कहाँ जाएगी, जनता किसको चुनेगी। जनता देखती है, अब जनता को, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ उपाध्याय साहब, देखिए विकल्प जनता को चाहिए, क्योंकि जो वादे किए गए थे 2014 में आने से पहले, सरकार में सत्ता में आने से पहले, वो वादे इस कदर बदले कि बाद में ये कहा जा रहा है अगर महंगाई बढ़ती है तो वित्त मंत्री कहती है कि हम तो प्याज ही नहीं खाते। इस तरीके के बयान भी हमने सुने, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है। तो बीजेपी के कई ऐसे नेता मंत्री कार्यकर्ता रहे हैं जो कह रहे हैं कि आप अफगानिस्तान चले जाइए, आप श्रीलंका चले जाइए, वहां पर पेट्रोल बहुत सस्ता है। इस तरीके के बयान भी सुने आपने। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ गई, आलोक जी कह रहे हैं अरे भाई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अगर पैरामीटर है, फिर सर्टिफिकेट वर्ल्ड बैंक से ही लेकर अगर ये देश चलेगा तो फिर महंगाई, बेरोजगारी, ये तो सब चीजें बेईमानी हो जाएंगी ना। देखिए जनता, जो जनता के मुद्दे हैं उन पर काम चाहती है, चाहे आप 365 दिन काम करें, चाहे 24 घंटे काम करें या 8 घंटे काम करें, जनता चाहती है महंगाई से राहत मिले, उसको बेरोजगारी खत्म हो। मैं मानता हूँ कि भारत ने अचीवमेंट हासिल किया है, भाई जो अर्थव्यवस्था है एक रैंक ऊपर हम इंग्लैंड से भी अच्छी स्थिति में पहुंचे हैं, उसे नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल, वो अपने अचीवमेंट है, लेकिन जनता की जो जरूरतें हैं, देखिए वो भूखे आदमी को तुम ये कहो तो भूखा पेट तो रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। अगर तुम भूखे को वर्ल्ड बैंक का सर्टिफिकेट दिखाओ या बीमार को तुम ले जाके वर्ल्ड बैंक का सर्टिफिकेट दिखा दो तो वो ठीक नहीं होगा। आलोक जी, वो दवा से ठीक होगा, उसे दवा चाहिए। बिल्कुल, दवाई उसका धर्म है, दवाई उसका ईमान है। वो वर्ल्ड बैंक के सर्टिफिकेट से या अमेरिका के सर्टिफिकेट से बीमार व्यक्ति ठीक नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है कि हम दवा की करें, हम डॉक्टर की बात करें और महंगाई कम करने की बात करें। जी बिल्कुल। वत्स साहब, अब उपाध्याय साहब की बातों पर प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं आपकी। विदेशों में हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो चीजें जिनसे जनता परेशान है उनका क्या? देखिए मुस्कान जी, वरिष्ठ पत्रकार उपाध्याय जी की बातों का मैं कदर करता हूँ, उनके एक्सपीरियंस का भी कदर करता हूँ, लेकिन व्यवहारिक स्थिति का भी मूल्यांकन होना चाहिए। हम इस देश में रहते हैं तो हम भूले नहीं कि हम इस दुनिया में भी रहते हैं। आज वैश्विक स्थिति से हम अपने को नकार नहीं सकते। आज अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देशों में इन्फ्लेशन डबल डिजिट है, त्राही त्राही कर रहे हैं वहां के लोग। उस स्थिति में हम सिर्फ 6.5% इन्फ्लेशन पर बैठे हुए हैं, और यूक्रेन रशिया वार ने जो दुर्गति की है वैश्विक स्तर पर, उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। हमारे बगल के देशों में क्या हाल है, श्रीलंका में क्या हाल है, पाकिस्तान में क्या हाल है, बांग्लादेश में कटोरी लेके IMF के सामने भीख मांग रहे हैं। उससे बहुत मजबूत स्थिति में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत खड़ा है और आगे तेजी से अग्रसर कर रहा है। और यहाँ के लोग भी समझते हैं हमारी मजबूरियों को। जनता ही जनार्दन है हमारे लिए।
ठीक है। जनता हमारी बातों को समझती है, तभी हमें दोबारा रिपीट करके सत्ता आपकी बात हमारे हाथों में सौंपी है। जितनी भी चीजें हमने मुहैया कराई हैं इस काल में, उसमें हमने कोई भेदभाव नहीं किया, किसी को भूखा नहीं सोने दिया। और रही बात हेल्थ के लिए, आयुष्मान भारत के साथ हमने 5 लाख तक का इनको इलाज कराने के लिए सुविधाएं प्रदान की है। हमने यहाँ पर 20-22 एक्स्ट्रा मेडिकल कॉलेज खोले हैं जिन पर काम चल रहा है। आने वाले समय में ये सारे मेडिकल कॉलेज ऑपरेटिव हो जाएंगे। रोडों का महाजाल बिछा दिया हमने, मेट्रो का महाजाल बिछा दिया हमने, एयरपोर्ट का महाजाल हमने। ये सब जन सुविधा के लिए है और ये कर्मठता माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हो सकता है। ठीक है वत्स इन लोगों को भारत की जनता सीरियसली नहीं लेती है, वो क्या मुकाबला करेंगे हमारा। कोई बात नहीं, देख लेंगे। 2024 है, कांग्रेस एक बार फिर से अपने वापस से चुनावी मोड में भी आ गई है, वो तो 2024 में पता चल जाएगा। भरत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, वत्स साहब ने जिस तरीके की प्रतिक्रिया अभी दी, तमाम बाकी के देशों को गिनवाकर ऐसा लगता है कि भरत जो आलोक वत्स जी हैं वो उसी एक कथा पर चल रहे हैं जो कहावत है कि अपने से सफल इंसान को देखकर आप दुखी मत होइए, अपने से बराबर या नीचे के इंसान को देखकर आप खुश हो सकते हैं। देखिए मुस्कान जी, अभी ये उनका अपना विश्लेषण है। देश की जनता मरती है तो मरे, देश की जनता भाड़ में जाती है तो जाए, ये उनका झोला, उनका अपना जो है पार्टी का स्तर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे किसी भी स्तर पे जाके बढ़ाना हो तो वो बढ़ाएं। आलोक जी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो सूरज की तरह है, जिस तरह से सूरज चमकता है और कभी जो है अस्त नहीं होता है, तो नरेंद्र मोदी जी वो चीज है। तो आलोक जी को ये पता होना चाहिए कि सूरज भी शाम के समय अस्त हो जाता है, उसका भी समय होता है एक चमकने का और एक अस्त होने का। तो ये टेंशन ना ले, बहुत जल्दी अब जो है चमकने का दौर खत्म हो चुका है, अस्त होने का समय अब जो है शुरू हो चुका है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि गिनाया कि गैस का भाव क्या था हमारे समय में, उस समय महंगाई की स्थिति क्या थी। उस समय गैस और की स्थिति ये थी कि 450 रुपया हमारे समय में गैस मिलता था 2014 के पहले, और आज जो है 1100 हो गया है। पेट्रोल जो है उस समय जो है 70 रुपया था, आज 110 रुपए में मिल रहा है। डीजल उस समय जो है वो 45 रुपए में था, आज जो है 100 को पार कर गया है। दूध पे जीएसटी लग चुकी है, खाने के जितने भी सामान है, चाहे दूध हो, दही हो, चाहे वो चावल हो, दाल हो, सब पे तो जीएसटी आपने लगा दिया है। सिर्फ आज जो है हम बात कर रहे हैं उस पे आपने जीएसटी नहीं लगाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भाजपा का कि कम से कम हमारे बोलने पे अभी तक आपने जीएसटी नहीं लगाया। बाकी सब पे तो जीएसटी धीरे धीरे लगा ही दे रहे हैं कि आपको जो भी करना होगा, बोलना होगा, बोलने को छोड़ के बाकी सब पे तो जीएसटी और पैसा वसूलना है। और तीसरी चीज ये मैं बोल रहा हूँ कि ये कह रहे थे कि वैश्विक महामारी के पीछे, पर्दे के पीछे कब तक छुपे रहेंगे आलोक जी आप लोग, भाजपा कब तक छुपे रहेगी। 2012 याद करिए कि जब पूरे विश्व में एकदम मंदी का दौर आया था मुस्कान जी, उस समय हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिस तरह से पूरे भारत को संभाल के रखा था, अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा था, वो बहुत काबिले तारीफ। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा वर्ल्ड कह रहा था उस समय कि भारत जो है उस क्राइसिस से बचा। और वो बचा कैसे, वो हमारे देश के जो है सबसे बड़े इकोनॉमिक्स अगर माना जाता है, अगर उनकी बुद्धि और उनके दिमाग को माना जाता है, तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हमारे नेता मनमोहन सिंह जी को। तो मनमोहन सिंह जी ने ये भी एक बार आगाह किया था, शायद अगर आप लोग को याद होगा कि जब नोटबंदी जब लाने वाले थे उपाध्याय जी, तो उन्होंने ये कहा था कि जो नोटबंदी इस समय हो रही है ये देश के लिए घातक साबित होगी। देश के प्रधानमंत्री को अपने घमंड में याद नहीं आया और उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ जो है उस काला धन को रोकने के चक्कर में पूरे देश के काले धन को तो नहीं लाए, जितने सफेद धन थे उसको तो जमा कर लिए, और काला धन जो है अपने मित्रों के लिए छोड़ दिए। तो इस समय जो स्थिति है वो सही कहा आपने उपाध्याय जी, किसी ने कहा था कि हम सरकार में तो अच्छे दिन आएंगे, बहुत हुई जो है महंगाई की मार, अब की जो है भाजपा की सरकार। अब वो नारा बंद हो जाए, अब नारा लगने वाला है देश में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो भाजपा को हटाओ यार।
ये देखिएगा मुस्कान जी, ये पूरे देश में अब ये 2024 में चलेगा कि जो आपने सबने दिखा के इस देश की जनता को, चाहे वो उपाध्याय जी वो चाहे बताए कि 15 लाख वाला बात हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल 20 रुपया 30 रुपया, बाबा रामदेव जो इनके चीफ प्रमोटर हुआ करते हैं, कि हर चैनल पे बैठ के कहते थे कि नहीं नहीं आपको 30 रुपए में पेट्रोल चाहिए कि नहीं, आपको 20 रुपए में डीजल चाहिए कि नहीं। अब वो लोग है ना, जनता देश की ढूंढती है रामा बाबा रामदेव को, कहीं गाय बगाए मिल जाते हैं तो जवाब नहीं दे पाते हैं, कमांडो के पीछे छुपे रहते हैं। भाजपा को 2024 में कमांडो के पीछे छुपना पड़ेगा कि जो जो वादे किए थे वादा तो पूरा नहीं कर सके, अब जो है देश की जनता के सामने हम क्या मुंह दिखाएं। ठीक है उपाध्याय साहब, अब देखिए 2024 का जिक्र एक बार फिर से भरत जी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार जो 2024 के चुनाव होंगे उसमें बीजेपी सरकार को भगाने की बात होगी, क्योंकि खुद विकल्प के तौर पर कांग्रेस उतर रही है। और दूसरी तरफ अगर बात करें जरा बिहार की ओर चले तो नीतीश कुमार हैं, वो भी लगातार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी से भी मुलाकात की, कांग्रेस से मुलाकात की, तमाम राहुल गांधी से भी वो मिले और तमाम नेताओं से मिले। क्या इस बार विपक्ष एकजुट होगा, कांग्रेस अलग रहेगी, बीजेपी अलग, किस तरीके की स्थिति हमें देखने को मिल सकती है 2024 में? मुस्कान, इसमें नया क्या है? जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी हम यही देखते थे, सारी पार्टियां मिलकर एक होने का, एक मंच पर आने का, एक गठबंधन बनाने का और किसी तरह कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए कवायद होती रहती थी। तो अब बीजेपी सत्ता में है तो जो विपक्ष है वो समय समय पर इस तरह की कवायद करता रहता है, लेकिन जनता उसके केंद्र बिंदु में नहीं होती। उस गठबंधन से जनता को क्या मिलेगा? मान लीजिए नीतीश जी की बात करते हैं, बिहार से वो दिल्ली जीतने की जो एक प्रयास या कोशिश कर रहे हैं, पहले बिहार तो जीतने हैं। बिहार में उनके जो हालात हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह से बिहार का विकास हुआ है, तो जनता पूछेगी नहीं कि बिहार का कितना विकास कर दिया, तो देश का विकास कर देंगे आप। अपनी जेडीयू को मजबूत करें, बिहार को मजबूत करें, बिहार एक मॉडल डेवलप करें, वहां विकास करें, उसके बाद पूरे देश में जाएं कि देखिए बिहार का विकास मैंने कर दिया है और देश का विकास करना है तो मुझे प्रधानमंत्री बनाना होगा। अब उसमें ना महंगाई की बात हो रही है, ना बेरोजगारी की बात हो रही है, बस ये बात हो रही है भाई चलो मिलके चलते हैं। वैसे तो हम मोदी जी से लड़ नहीं सकते, आलोक वर्मा को साथ लिए लेते हैं, तुम हाथ पकड़ना मैं टांग पकड़ूंगा, शायद कुर्सी से खींच ले। अरे भाई, जनता बिठाती है कुर्सी पर और जनता ही उतार देती है। ये गठबंधनों से कुछ होने वाला नहीं है, क्यों? गठबंधनों के केंद्र बिंदु में जनता की समस्या है और जनता नहीं है। राजनीतिक दल ये सोच लेते हैं हम सब एक हो जाएंगे तो सत्ता क्या लेंगे। अरे भाई, जनता वोट करेगी तब ना, जनता वोट जिसको करेगी वो। देखिए कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, कांग्रेस सत्ता में रही, आज बीजेपी को आशीर्वाद दिया है जनता ने तो बीजेपी सत्ता में। अब वो आकलन करेगी 2024 में जब इलेक्शन आता है तो थोड़ा सा समय मिलता है जनता ये सोचने का, ये समझने का कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरे काम आएगा, कौन मेरे काम आता रहा है। यानी वो पिछले 5 साल का भी आकलन करती है कि मेरे साथ कौन खड़ा था, जब बेरोजगार था मैं तो मेरे लिए कौन बात कर रहा था, जब भर्तियां हो रही थी और पर्चा लीक हो रहा था तब मेरी बात कौन उठा रहा था। बिल्कुल। लेकिन उपाध्याय साहब एक बात ये भी है, देखिए अब आपने खुद कहा कि जनता आंकलन करती है। अब जनता के आंकलन में अगर बात करें बीजेपी की, तो अभी जिस तरीके से वत्स साहब ने तमाम बातें कही, वैश्विक इकोनॉमी की बात वो कर रहे हैं, विदेशों की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ हम देश में रहते हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम दुनिया में भी रहते हैं। जमीनी हकीकत हमारे देश की ये है कि लगातार भर्तियां रद्द हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, इस तरीके की चीजें हो रही है। अभी बिहार में हम देख रहे हैं किस तरीके से जहरीली शराब कांड हो रहे हैं और लोगों को जला जला कर मार दिया जा रहा है जिंदा। क्या इसका आंकलन जनता करेगी इस बार? बिल्कुल करती है जनता। उसका समय आने पर जनता इन सब चीजों का जवाब देती है और मैं समझता हूं कि जनता बिल्कुल उन सब चीजों को बिल्कुल नजदीक से देख रही है और जिस दौर से गुजर रही है, बिल्कुल जब इलेक्शन आएगा तो जवाब देगी। और रहा
देखिए, आलोक जी की बात भी कहीं तक सही है। विश्व परिदृश्य में देखेंगे तो कोरोना के बाद में जो वैश्विक स्थिति है वो डामाडोल हुई है, अर्थव्यवस्था पर बर्डन बढ़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध से हम देखेंगे जो एनर्जी का संकट है और दूसरे जो खाद्यान्न के संकट है, वो बहुत सारी समस्याएं मुंह आए खड़ी हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता वैश्विक परिस्थितियों को। लेकिन आलोक वस्तु को ये भी पता होगा कि जब कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई खरीदने वाला नहीं था, $20 पर बैरल पर आ गए थे, तब पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ था। बिल्कुल, ये भी जनता ने देखा है। वैश्विक परिस्थिति में जब तेल मंदा हुआ विश्व में, तो भारत में मंदा होना चाहिए था ना, उसका फायदा जनता को मिलना चाहिए था। जब विश्व स्तर पर महंगाई है, उसकी मार जनता झेल रही है, तो जब विश्व में अच्छे दिन आए, जब कच्चे तेल के दाम घट जाएं, तो जनता भी ये चाहती है कि भाई विश्व में घट गए हैं, भारत में घट जाएं। ठीक है वत्स साहब, इस बार 2024 में जनता आंकलन करेगी महंगाई का, जनता आंकलन करेगी बेरोजगारी का, पेपर लीक भर्तियों का, तमाम चीजों का आंकलन करेगी जनता। क्या रास्ता बीजेपी के पास? जनता को करना भी चाहिए। और जो अभी उपाध्याय सर ने बोला कि जब तेल के दाम कम हुए तो अपने तेल का दाम क्यों नहीं आया, उपाध्याय सर शायद ये बात भूल रहे हैं कि 2014 में मनमोहन सरकार ने आईपीओ लाकर ऑयल प्राइसेस को कम रखा था और पिछले वर्ष दिसंबर से उसकी पेमेंट इंटरेस्ट के साथ ड्यू हो गई। $2.5 लाख डॉलर से उसका पेमेंट करना चालू हो गया। तो ये मार भी तो हम ही को झेलनी पड़ी, या किसी ने भर हम रहे हैं, इस कारण हमने प्राइसेस को डाउन नहीं किया। और अब की स्थिति में पेट्रोल प्राइसेस हमारे इर्द गिर्द कितनी है, जरा उसका भी मूल्यांकन कर ले। जो हमारे अगल बगल के देश है, वहां तेल के दाम कीमतें किस स्तर पर है, उस मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं। और लगातार हमारा प्रयास है कि हम इन्फ्लेशन को और नीचे लाने की कोशिश करें, लेकिन कुछ चीजों के कारण हमारे हाथ बन जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, बुटेन प्रोपेन जो गैस ईंधन में इस्तेमाल होती है, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तेल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब तो आप ये सफाई दे रहे हैं ना वत्स साहब कि हमें ये करना पड़ रहा है, हमें ये इन चीजों से ये चीजें हमें झेलनी पड़ रही है, तमाम सफाई है। वो समय भी याद है जनता को जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, अगर 70 से 80-85 के बीच में भी अगर पेट्रोल है तो बीजेपी का प्रदर्शन होता था। अगर गैस सिलेंडर 600, 700, 800 है तो बीजेपी का प्रदर्शन होता था, अर्धनग्न होकर सड़कों पर प्रदर्शन करती थी सिलेंडर उठाकर बीजेपी। और आज सिलेंडर 1100 रुपए के पार, पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार, फिर आपके वायदों का क्या हुआ? देखिए, हम लगातार वैश्विक मार खेल रहे हैं और उस परिस्थिति में जो बेस्ट से बेस्ट उपाय हो सकता है वो करके हम इकोनॉमी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जनता इस बात को समझती है। ये कांग्रेस वाले बहुत हल्ला किए यूपी में, बहुत हल्ला किए उत्तराखंड में महंगाई और बेरोजगारी पर ही, लेकिन जनता ने इनको 0/0 पर आउट करके पवेलियन लौटा दिया। जनता समझती है हमारी मजबूरियों को। जनता समझती रहेगी तो आप कब समझेंगे वत्स साहब? जनता समझ रही है, आप भी तो समझ लीजिए। अगर आपने वायदे किए हैं, जिन वायदों को लेकर आपको सत्ता में बैठाया, वो वादों पर अगर पूरा करने के नाम पर आप बहानेबाजी करेंगे तो कैसे जनता विश्वास करेगी फिर आगे? मुस्कान जी, लगातार हमारा कवायद है कि हम इन चीजों को और ज्यादा बेहतर करें और इस पर हम कंट्रोल करें। अब आप चाह रहे हैं कि आपको लक्ष्य दिया जाए। अब आपका लक्ष्य 2026 तक का होगा मुझे लगता है। इन्फ्लेशन कम करने का लक्ष्य 2026 तक का आप सोच रहे होंगे। भरत जी, देखिए मुस्कान जी, भाजपा की स्थिति ये है कि देश की जनता अब उससे ये पूछ रही कि वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया देश का हर एक बंदा बेचारा।
ये स्थिति भाजपा ने कर दिया है। अभी ये जो है आलोक जी कह रहे थे कि जो कर्जा लिया हुआ था मनमोहन जी की सरकार में, ऑयल बॉन्ड, बहुत फंस रहा था। इनकी जुबान उसमें बहुत लड़खड़ा रही थी बताने के लिए सारे समीकरण और सारे स्थिति की, क्या कर्जा था, कितना लिया था, कितना ही पिछले 8 सालों में इन्होंने ऑयल बॉन्ड के नाम पे जो है जमा किया और कितना इन्होंने चुकाया कर्जा। तो मैं आपको बता दूं 1,63,63 पूरा कर्जा हो चुका था। जो 100 करोड़ था उस पे 63 करोड़ करीब करीब जो है वो ब्याज के तौर पे था। तो 1,63,00,000 जो है ये था, ये पिछली सरकार में हम जो हमारी सरकार थी। लेकिन उसके बाद मैं आपको पिछले ये 5-6 महीने पहले का जो है वो बता रहा हूं आकलन, 2,48,000 करोड़ जो है वो इनके खजाने में जमा हो चुका है। तो जो कर्जा 1,63,00,000 करोड़ उतारना था, तो आपको शायद आज जानकारी दे दूं मुस्कान जी, ये अभी तक जो है वो 53 करोड़ ही कर्जा चुका पाए हैं। और जबकि इनके खजाने में 2,48,000 करोड़ पिछले ये 8 महीने पहले जमा हुआ था। तो आप लोग तो उस ऑयल बॉन्ड को भी अभी तक नहीं दे पाए हैं, जो कि देश की जनता के खीसों पे डाका डाल के आपने कमाया है। कांग्रेस के नाम को लेके आप जो है बार बार दुहाई देते हैं, रोते हैं कि कांग्रेस ने कर्जा लिया था, कांग्रेस ने कर्जा लिया था। कांग्रेस ने उस समय मंदी के दौर में देश की जनता के खीसों पे डाका न डाला जाए, देश के जनता के सर पे बोझा न डाला जाए, इसलिए ऑयल बॉन्ड को उस समय गिरवी रखा था तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। लेकिन देश की जनता के ऊपर बोझा नहीं डाला। देश का जब कोई घर का जो है मुखिया होता है मुस्कान जी, ये मुखिया का काम होता है कि जो है घर के परिवार को किस तरह से सुरक्षित रखना। उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री का, ये घर के मुखिया है, इस देश के मुखिया है, ये उनका काम, इनका दायित्व बनता था कि देश की जनता के ऊपर बोझा न डाला जाए, उसको किस तरह से निपटाया जाए, ये काम जो है देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए। मैं आपको कोट करना चाहूंगा सुषमा स्वराज जी के, जो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी एक जो है भाजपा की लीडर थी। अच्छा होता है तो अच्छा कहा जाना चाहिए। बहुत ही अच्छी वक्ता और बहुत ही अच्छी लीडर थी। उन्होंने 2009-10 के समय में जब वहां दिल्ली में था और उसमें बैठा था, मैं संसद भवन की गैलरी में सुन रहा था उनकी भाषण को, और उस समय उन्होंने कहा था, हमारी सरकार थी, कि देखिए जीडीपी बताना या ये कहना कि देश की हमारे यहाँ पे जो है इस समय मंदी आई हुई है, ये सबसे देश की जनता को मतलब नहीं होता है। देश की जनता को ये मतलब होता है कि उसका पेट कैसे भरता है। देश की जनता को ये मतलब होता है कि उसको रोजगार किस तरह से मिलता है। ये देश की जीडीपी देश की जनता नहीं समझती है, वो अपनी पेट के भूख को समझती है। तो आलोक जी, देश की जनता है, जिस वादे को आप लोग करके आए थे कि हम जो है 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, आप करके आए थे 30 रुपए में पेट्रोल देंगे, आप करके आए थे कि 20 रुपए में डीजल देंगे, आटे जीएसटी, ये सब तो कुछ आपने दिया नहीं। इवन आपने ये कर दिया कि आप जो है खाने के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया। दूध, चावल, दही, मतलब आप कुछ भी लेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आप लोग ने किया और देश की जनता इसे भली भांति देख रही है। और इसी वजह से, इसी के लिए जो है हमारे नेता राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए जो पद यात्रा कर रहे हैं, यही देश के जनता के सामने रखने वाले थे कि जो वादा भाजपा ने किया था, क्या वो वादा भाजपा ने पूरा किया क्या? ये देश की जनता से हम जा जाके पूछेंगे, सवाल करेंगे और देश की जनता उसका जवाब देगी। उसके बाद हमारी रणनीति तैयार होगी। और इसी वजह से आप लोग घबराए हुए हैं कि 3,500 किलोमीटर जब राहुल गांधी जी 5 महीनों में इसको पूरा कर लेंगे, उस समय जो दृश्य होगा ना, अभी आपने 4 दिन में ही दृश्य देखा होगा। आपके कुछ प्रवक्ता टीवी में बैठ के कहते कि 500 की भीड़ थी, आपको 50,000 1 लाख लोगों की भीड़ नहीं दिख रही है, 500 दिख रही है। बहुत बहुत मुबारक आपको, हमें वो उस पे नहीं जाना है। मैं इतना जानता हूं कि आने वाले समय में 5 महीने में आपको देश का, इस पूरे देश की, भारत देश की तस्वीर बदलती हुई दिखेगी। और 2024 में आपको इसी देश की जनता, जिस तरह से आपने कहा कि उगते हुए सूरज जो है नरेंद्र मोदी है, तो बहुत जल्दी आपको ये पता चलेगा कि डूबते हुए सूरज जो है वो नरेंद्र मोदी जी। ठीक है उपाध्याय साहब, बीजेपी के उगते हुए सूरज को भरत सिंह जी डूबता हुआ सूरज बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि वो जल्दी डूबने वाले, इस तरीके की बात उन्होंने कही है। लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की है, आज चौथा दिन है और इसी पिछले 3 दिनों में काफी अच्छी सफल यात्रा चल रही है, काफी भीड़ भी है। हालांकि अब बीजेपी को दिखती है नहीं, वो अलग बात है, लेकिन भीड़ की बात अलग। ये जो यात्रा है, जिस तरीके से एक विपक्ष का काम होता है कि सरकार को आईना दिखाना कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, इसका क्या एक सफल जो लक्ष्य है
कांग्रेस का, वो साफ सामने आ पाएगा क्या, जो आईना दिखाना चाह रही है कांग्रेस बीजेपी को? देखिए मुस्कान जी, गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए, कर्म करेंगे, फल देना अपने हाथ में नहीं होता है। तो ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा है जी, लेकिन अभी तक के जो हालात हैं मुद्दा कि जो विश्वास जनता का मोदी जी के प्रति है वो किसी दूसरे नेता के प्रति जनमानस में नहीं है। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। आप देखिए, एक बात भी आप करेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम और जो एक स्वीकार्यता है, जो एक विश्वास है, और यहाँ तक कहा जाता है और देखा भी जाता है कि वो हारी हुई बाजी को पलट देते, यानी उनके कहने से देश की जनता ने, मैंने देखा है, दीपक जलाए हैं, ताली बजाई है, थाली बजाई है। बिल्कुल। तो वो जो स्वीकार्यता है माननीय मोदी जी, उतनी स्वीकार्यता किसी दूसरे नेता की, तो आप सर्वे, बहुत सारे सर्वे आते रहते हैं, आप देखेंगे कोई भी दूसरा नेता उतनी स्वीकार्यता जनता के बीच में पैदा नहीं कर पाया है। अब 2024 में परिदृश्य क्या होगा, अभी समय है और राजनीति रात रात में बदल जाती है, कब क्या हो जाए मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस समय जो हालात हैं, अगर आज सर्वे कराया जाए कि भी मोदी के और दूसरे 4-5 नामों के साथ और फेयर सर्वे हो, तभी आप देखेंगे कि उसमें नरेंद्र मोदी जी को बढ़त हासिल हो। तो वो जो विश्वास है, उस विश्वास, ऐसा विश्वास कहीं ना कहीं दूसरे नेताओं को जनता के बीच में पैदा करना होगा, जनता का लगाव अपने प्रति पैदा करना होगा, और वो जनता के साथ जाने से, जनता के बीच में जाने से, जनता से कनेक्ट करने से जनता का विश्वास जीता जाता है। और कांग्रेस तो वही प्रयास कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से जनता का विश्वास जीता जाए। अब वो समय के अर्थ में है, भविष्य बताएगा कि जनता कितनी जुड़ी और जनता का विश्वास कितना जुड़ा। अभी कहना है 2024 में काफी समय है, उससे पहले कई राज्यों में चुनाव हैं, उन राज्यों में क्या रहेंगे परिणाम, वो भी दिशा तय करेंगे। लेकिन उपाध्याय साहब, भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी का ये साफ कहना है कि पहले कांग्रेस को खुद को जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए, पहले खुद को जोड़ ले फिर देश को जोड़े कांग्रेस, ये कह रही है बीजेपी। अब बात कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि गुटबाजी हमें कांग्रेस में जब देखने को मिलती है, अभी एकजुटता काफी देखने को मिल रही है इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, लेकिन इससे कुछ ही दिन पहले गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी, कपिल सिब्बल जो है वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चले गए हैं समाजवादी पार्टी के समर्थन से। ये जो तमाम चीजें, बड़े जो दिग्गज जा रहे हैं, क्या इन बड़े दिग्गजों का जाना कांग्रेस को खलेगा? कांग्रेस बहुत अच्छी तरह समझती है कि लोग क्यों जा रहे हैं, और जनता में भी एक मैसेज होता है मुस्कान। आप जनता से पूछिए कि भाई गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस क्यों छोड़ दी, बीजेपी से न पूछें, कांग्रेस से न पूछें, जनता से पूछें, जनता क्या समझती है। भाई गुलाम नबी आजाद की क्या पहचान थी, जो भी उसकी पहचान है वो कांग्रेस से थी। तो व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है, व्यक्ति की पहचान पार्टी से होती है, पार्टी की पहचान व्यक्ति से नहीं होती। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ये कारवां है, ऐसे ही चलता रहता है। गुलाम नबी आजाद इतने दिन सत्ता में थी, कांग्रेस बहुत अच्छी थी, खाने को मलाई मिल रही थी, पद था, गरिमा थी, और जैसे ही वो कहते हैं नाव में जब छेद होता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं कि नाव डूबने वाली है, जल्दी निकल लो। तो ये चलता रहता है, एक कारवां है। और जो अच्छे लोग हैं, जो कर्मठ लोग हैं, वो बुरे समय में पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं। अब ये पार्टी आला कमान कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आकलन करने में भूल करती है, गलती करती है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती है और ऐसे लोगों को सम्मान देती है।
सभी पॉलिटिकल पार्टियों की ये हालत कि जब अच्छे दिन होते हैं तो बहुत सारे लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं, और जैसे कोई पार्टी विपक्ष में आती है तो आजकल राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है। जैसे व्यवसाय में घाटा बर्दाश्त नहीं है, नुकसान का कोई काम नहीं है, तो राजनीति भी व्यवसाय हो गई है। अब गुलाम नबी आजाद जी को दिख रहा था कि यहाँ कुछ मिलना नहीं है, ये तो घर खाली हो चुका है, दूसरा घर देखता हूँ। अब दूसरे घर में क्या मिलेगा ये वक्त बताएगा। ठीक है ये उपाध्याय समय आकलन करेगा जी। ठीक है। व्हाट्सएप कांग्रेस तो है वो पूरे तरीके से आपके सामने विकल्प खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस को विश्वास मिलेगा नहीं जनता का, वो बात की बात है, लेकिन आप अपना विश्वास कायम करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए मुस्कान जी, आज देश में 6 प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और फिर विपक्षी एकता की भी बात बड़े जोर शोर से चल रही है। देश की जनता ये जानना चाहेगी कि विपक्ष का वो चेहरा कौन सा होगा जो नरेंद्र मोदी को पटखनी दे सकता है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अरे भाई जनता को क्या मिलेगा? अगर ये सब एक हो भी गए तो जनता को क्या देंगे? क्या जनता के लिए गठबंधन हो रहा है? ये पर्सनल जीत के लिए कवायद होती है, बस अपने फायदे के लिए। कोई लेना देना नहीं, जनता के मुद्दों का लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। ये आपस में इतने कमजोर हो चुके हैं कि जब तक ये इकट्ठे मिलेंगे नहीं तब तक ये नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करने के लायक अपने को नहीं समझते हैं। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि नया भारत बनाऊंगा, मैं पूरे देश का भ्रमण करूंगा, दिल्ली को बिहार छोड़ के चला जाऊंगा पूरे देश का भ्रमण करने। अभी देखिए मैंने कहा कांग्रेस जोड़ो, पहले कांग्रेस अपने को तो जोड़ ले। आज उनके 5 सांसदों ने चिट्ठी लिखी है जिसमें से 2 सांसद G23 ग्रुप के हैं, मनीष तिवारी और शशि थरूर। उन्होंने पूरे ये जो इलेक्शन हो रहा है अध्यक्ष का, उसके ऊपर उंगली उठाई है। उन्होंने मिस्त्री को आग्रह किया है कि निर्वाचक मंडल की सूची जारी कीजिए, जिसको मिस्त्री जी ने जारी करने से मना कर दिया है। तो इनके घर में ही अभी कवायद आग लगी हुई है। ये देश की आग कहां से बुझाएंगे? ये सब जनता देख रही है। जनता लंगड़ी घोड़े पर सवारी नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी के रूप में एक मजबूत अश्वमेध का घोड़ा है जो देश को प्रगति के मार्ग पर दौड़ा के चल रहे हैं और विश्व की श्रेणी में उठा के विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। ठीक है, अभी कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण नौकरी और बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है, लेकिन सब पर हम अति शीघ्र कंट्रोल करेंगे। चलिए ठीक है वत्स साहब, ये तो आपने मान लिया कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये तो चलिए मान ही लिया आपने। मैं आ रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। भरत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अश्वमेध का घोड़ा बता रहे हैं। मैं आ रही हूँ वत्स साहब, आ रही हूँ, समय समाप्त हो रहा है। ठीक है भरत जी। जी बोलूं मैं? जी भरत जी। आलोक जी, बहुत बहुत बधाई अश्वमेध के घोड़े को दौड़ाने के लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब अश्वमेध का घोड़ा रामचंद्र जी के तरफ से छोड़ा गया था तो उन्हीं के 2 पुत्रों ने जो है उस घोड़े को रोका था। जरा अपने परिवार को, घर को संभालिएगा। नितिन गडकरी जी को संभालिएगा, बिना बोले उनको निकाल दिया गया। शिवराज सिंह चौहान जी को संभालिएगा, उनको बिना बोले निकाल दिया गया संसदीय बोर्ड कमेटी से। और उसके बाद में योगी जी को भी संभालिएगा, बहुत तकलीफ देंगे आगे चल के। कहीं ये अश्वमेध का घोड़ा ये तीनों जन मिलके रोक न ले। और आपके जो बगावती तेवर है वो सब शुरुआत हो चुके हैं भाजपा में। उपाध्याय जी, आलोक जी को समझ में नहीं आ रहा है कि नितिन गडकरी जी ने जो वक्तव्य दिया उसका ये नतीजा निकला कि आपको जो है वो ठीक है भरत जी, जो इनकी सबसे ताकतवर कमेटी होती है उससे निकाल दिया गया। नितिन गडकरी जी ने कहा है, मैं ये कह रहा था
कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा, आत्महत्या करूंगा। 6 लोग जो है उम्मीदवार नहीं, हैं। कांग्रेस ज्वाइन करे ना करे उपाध्याय साहब, वो बात है ना। देखिए, बगावत हर पार्टी में होती है, बगावत सभी पार्टियों में है, कहीं से सामने आ जाती है, कहीं पे नहीं आती है। बहरहाल समय समाप्त हो चला भरत जी, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन 2024 की तैयारियां पूरे तरीके से शुरू है और ये तैयारियां 2024 में किस पार्टी को कितनी जीत दिला पाती है और किस तरीके की जीत होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।